हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज जो है हम बात करेंगे फिर से टाइम टेबल के हिसाब से। आज आपका बनता है उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे जिला टिहरी गढ़वाल की, ठीक है। तो गढ़वाल रीजन के अपने लास्ट लास्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, फिर कुमाऊं रीजन की तरफ आएंगे। तो आज हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल की। उत्तराखंड जीएस के अंदर आपका ये पोर्शन रहेगा। और मैंने आपको पहले बताया उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उसमें एंशियंट के अंदर में आपको और काफ़ी कुछ उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ये दो आप वहां से चेक करते रहेंगे बाद बाद में। और टाइम टेबल के हिसाब से तो हम यहाँ चल ही रहे हैं। और एक आपको इन्फॉर्मेशन और देनी है कि लैब असिस्टेंट की क्लासेस भी आपकी बहुत ही जल्दी चलने वाली हैं, ठीक है। उसका ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लैब असिस्टेंट का भी। और उत्तराखंड पुलिस का टेलीग्राम ग्रुप जो है और व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना, उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जिसको लिंक नहीं मिल रहा उसने करना क्या है, इस नंबर पर अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो उससे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। अपना नाम और यूके पुलिस लिख के जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है शेयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है। और साथ में आपको क्या करना है, कमेंट करके जाना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है ना। तो चलिए आज का अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज अपना टिहरी गढ़वाल के बारे में बात करेंगे। वैसे टिहरी गढ़वाल के बारे में आपने जो सुना है उसमें पहली चीज़ टिहरी का नाम सुन के आपके उसमें आती होगी टिहरी डैम या टिहरी का जो बांध है वो, ठीक है। टिहरी एसोसिएटेड डायरेक्टली है किसके साथ, बांध के साथ या डैम के साथ। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो आपका टिहरी सिटी या टिहरी जो नगर है, खासकर मैं अभी बात करूंगा पुरानी टिहरी की। वैसे नई टिहरी के साथ भी सेम है, अभी हम पुरानी टिहरी की बात करते हैं। एक बार पुरानी टिहरी की बात करें तो भागीरथी और भिलंगना, इन दो नदियों का संगम जो है वो टिहरी नगर के नाम से जाना गया। आपको पता है टिहरी बांध जो है वो भी किस पर बना है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो भागीरथी और भिलंगना नदी का जो संगम है वही टिहरी कहलाया। और बाद में जो है 29 अक्टूबर 2005, 29 अक्टूबर 2005 को जो है डैम जो है वो बन गया और यहाँ पानी जो है वो भर गया। तो पुरानी टिहरी को खाली करवा लिया गया था। और इस तरीके से 2005 के बाद से यहाँ टिहरी डैम जो है वो है, तो पुरानी टिहरी जो है वो अब नहीं रही, उसमें पूरा का पूरा जो है पानी भरा हुआ है। कभी कभार अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड है, अगर आप कभी कभार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टिहरी डैम का इलाका है वहाँ पानी अगर कम हो तो नीचे जो नगर है वह टिहरी नगर वह दिखाई भी देता है, विजिबल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके अलावा गणेश प्रयाग, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि उत्तराखंड के अंदर जब दो नदियों का संगम होता है जो एक कॉमन वर्ड प्रयोग किया जाता है वो है प्रयाग। प्रयाग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और गणेश प्रयाग जो है वो यहाँ था। कहते हैं कि भागीरथी भिलंगना के अलावा एक और नदी जो थी वो यहाँ थी घृतगंगा, जो बाद में विलुप्त हो गई। घृतगंगा, भागीरथी और भिलंगना, ये तीन नदियां जो है वो मानी जाती रही हैं, ठीक है, टिहरी नगर के अंदर। और जो जगह का नाम था वो था गणेश प्रयाग। ध्यान दीजिएगा कि ये गणेश प्रयाग और पुरानी टिहरी वाला नगर अब नहीं है, इसके ऊपर अब टिहरी डैम है, ठीक है ना, टिहरी बांध है, ठीक है। अगर बेसिकली टिहरी की ही बात की जाए, पुरानी टिहरी की बात करेंगे तो 30 दिसंबर 1815 सुदर्शन शाह ने राजधानी जो है उसकी तरह टिहरी नगर का प्रयोग किया था, ठीक है, राजधानी की तरह इन्होंने बनाया था, ठीक है ना। तो आपका जो टिहरी का इलाका है, आपका टिहरी गढ़वाल का, वो एज अ कैपिटल या राजधानी की तरह यूज किया गया था राजा सुदर्शन शाह के द्वारा, ठीक है। तो राजा सुदर्शन शाह, और सुदर्शन शाह कौन है, तो एक गढ़वाल के राजा रहे हैं। जो गढ़वाल आपका रहा, पूरे गढ़वाल के राजा रहे, तो इस हिसाब से पूरे गढ़वाल राज्य की राजधानी आपकी कौन रही है, टिहरी रही है, ठीक है। तो 1815 को गढ़वाल जो है वहां की राजधानी के रूप में जो है आपकी टिहरी रही है, ठीक है। बाकी गणेश प्रयाग के अलावा जो चीज आपको यहाँ रखनी है वो एक तो आप याद रखेंगे त्रिहरी, इसका त्रिहरी भी नाम था। और एक आपका धनुष तीर्थ का नाम जो है वो भी प्रयोग किया जाता है। धनुष तीर्थ और गणेश प्रयाग के साथ साथ ही धनुष तीर्थ और त्रिहरी, ये दो नाम आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो घृतगंगा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। घृतगंगा, भागीरथी और भिलंगना, ये तीन नदियों का संगम यहाँ माना जाता रहा है प्राचीन काल में। फिर घृतगंगा जो है बाद में ये विलुप्त हो गई। तो अभी भी आपको जो दो नदियां देखने के लिए मिलेंगी वो दो नदियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, भागीरथी और भिलंगना। और इन्हीं दो नदियों के संगम पर जो है वो आपका कौन है, टिहरी डैम या टिहरी बांध है, ठीक है। तो अब पुरानी टिहरी बची नहीं है, नई टिहरी जो है वो अलग से बसाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, आजाद हो जाता है, तो उसके बाद 1 अगस्त 1949 यानी कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी को, जो टिहरी गढ़वाल है, उसको एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, जनपद बना दिया जाता है। तो ये एक अलग से आपका जिला बन जाता है, ठीक है। 1949 को ये अलग से एक जिला बन जाता है। अच्छा, जिला बनने से पहले इसको क्या कहते थे, तो जिला बनने से पहले ये टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में इसे टिहरी रियासत कहते थे। आपने सुना होगा ना, बहुत सारी रियासतें, रजवाड़े, राजे, ये लोग रहे,
इसको पहले रियासत कहा जाता था, ठीक है, पहले ये रियासत थी, फिर क्या बन गया, बाद में डिस्ट्रिक्ट बन गया। फिर डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद 1960 में इससे उत्तरकाशी को अलग कर लिया गया। 1997 में इससे निकालकर रुद्रप्रयाग को अलग जिला बनाया गया। तो इस तरीके से जो आपका टिहरी है, टिहरी गढ़वाल वाला जो रीजन जिसको हम कह रहे हैं, वहां से 2 जिले आपके बने। एक उत्तरकाशी बना 1960 में, और उसके बाद 1997 में रुद्रप्रयाग जो है वो भी कहाँ से बना, टिहरी के अंदर से ही बना, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 जिले जो है वो बनाए गए। अब जो पुराना टिहरी रहा वो लगभग 770 मीटर की ऊंचाई के आसपास हुआ करता था। और उसके बाद फिर अगर बात की जाए पुराने टिहरी की, तो यहाँ काफी सारे जो एक सेंटर पॉइंट होता है उसकी तरह से काफी प्रयोग होता था ये तीर्थ यात्रियों के लिए। उसके बाद फिर टिहरी डैम जो है वो बन गया, और टिहरी जो है वो पूरा डूब क्षेत्र के अंदर आ गया। तो फिर टिहरी क्षेत्र में 2005 में जब जल भराव किया गया, तो उसके बाद से फिर वहाँ के लोग जो हैं, कुछ लोग हरिद्वार, देहरादून ऐसे विस्थापित किए गए, और बाकी जो यहीं रहे, जिन्होंने टिहरी के एज अ कल्चर, जिसको वापस यहीं रहने के लिए जो लोग रुके, उनके लिए नई टिहरी जो है वो बनाई गई। नई टिहरी लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पड़ती है पुरानी टिहरी से, और ये ऋषिकेश से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर आपकी पड़ेगी नई टिहरी, ठीक है ना। तो जब नई टिहरी बनाई तो कुछ लोग क्या है, नई टिहरी के अंदर आ गए। अब नई टिहरी जो बनेगी उसके लिए एक अलग से मास्टर प्लान बनाया गया। तो इस तरीके से नई टिहरी जो बनी वो एक प्लान्ड सिटी की तरह बनी है, यानी कि इसके अंदर सारी सुविधाएं और सारी चीजें एज प्लान जो है वो तैयार की गई, यानी कि एकदम हौच पौच वाली कंडीशन यहाँ नहीं रखी गई है और शहरों की तरह उत्तराखंड के। तो ये जो सिटी है अपने आप में अब पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन रही है, ठीक है। एक तो टिहरी डैम की वजह से भी लोग आते हैं, दूसरा ये अपने आप में जो सिटी है वो काफी प्लान्ड सिटी, एक अच्छे तरीके से बनाई गई है, प्लान करके पूरी की पूरी सिटी। तो इस वजह से ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बनता जा रहा है, ठीक है। उसी के अलावा जैसे नरेंद्र नगर जो है, ये उसके बाद जब टिहरी जनपद का मुख्यालय पुरानी टिहरी वाला डूबा, तो फिर नरेंद्र नगर को एज एन हेडक्वार्टर जो है वो अपना लिया गया। तो नरेंद्र नगर में लंबे समय तक हेडक्वार्टर रहे, और जब नई टिहरी का निर्माण चल रहा था तो सरकारी कार्यालयों का निर्माण यहाँ किया गया, ठीक है, नई टिहरी के अंदर। और जब नई टिहरी बनकर के तैयार हो गया तो उसके बाद क्या किया गया, नरेंद्र नगर से स्थानांतरित करके सारे कार्यालय नई टिहरी के अंदर ले आए गए। तो इस तरीके से फिर नई टिहरी जो है वो हेडक्वार्टर बन गया। तो अब क्या है, नई टिहरी हेडक्वार्टर है, पहले नरेंद्र नगर हेडक्वार्टर रहा था। दोनों काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। नई टिहरी को तो बिल्कुल सिटी प्लान के तहत बनाया गया है। तो इस तरीके से नई टिहरी, पुरानी टिहरी, नरेंद्र नगर, गणेश प्रयाग वगैरह हो गए। 2 चीजें आपको याद रखनी है, 1960 में उत्तरकाशी बनता है और 1997 में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बारे में तो मैंने कल ही आपको बताया हुआ है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बात करेंगे नहीं। उत्तरकाशी भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। उसके बाद अगर कुमाऊं का कोई रीजन आता है तो वो हम जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने टिहरी का थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा यहाँ के जो प्लेस वगैरह है उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे फेमस है वो है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में आपको पता ही है जो मेजर नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे अलकनंदा आ जाए एक नदी के फॉर्म पे, वहां पे मैंने आपको कहा था वो पंचप्रयाग होगा। तो देवप्रयाग पंचप्रयागों में सबसे फेमस प्रयाग है, ठीक है। इसी के बाद से फिर जो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, ऐसे भागीरथी निकली, अलकनंदा, फिर जो नदी बनेगी ओरिजिनली यहीं पर गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, क्योंकि इससे पहले तो अलकनंदा है जिसमें अलग अलग नदियां जुड़ती हैं। अब जो नदी निकलेगी उसका नाम फिर गंगा पड़ता है। फिर गंगा आगे बढ़ेगी आपकी, और हरिद्वार के पास फिर ये आपका मैदान में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो हरिद्वार में गंगा जो है मैदान में प्रवेश कर जाती है, और उससे पहले ये हिमालय या पहाड़ी रीजन में ही रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद हरिद्वार से आप आगे को गंगा को लेके जाएंगे बंगाल तक, क्या इस तरीके से। तो गंगा, इसके बारे में नदी तंत्र में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको ये याद रखना है कि भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू भी कहते हैं, ठीक है। नदियों के फॉर्म में ही अलकनंदा को बहू कहा जाता है, और सास जो है वो भागीरथी को कहा जाता है। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। और उत्तराखंड पुलिस में मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हिस्ट्री, ये उत्तराखंड से आपका, सास किसको कहते हैं, भागीरथी नदी को, और बहू किसको कहते हैं, अलकनंदा नदी को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सास और बहू जो नदियां हैं वो भागीरथी और अलकनंदा के लिए क्रमशः प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये रही देवप्रयाग की बात, ये आप याद कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ 2 झूला पुल भी है। एक झूला पुल आपका भागीरथी नदी पे पड़ेगा, और दूसरा झूला पुल जो आपका पड़ेगा वो पड़ेगा आपका अलकनंदा नदी पर। दोनों नदियां और दोनों काफी फेमस नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं उत्तराखंड की, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपने अगर कहानी सुनी हो राजा बलि और वामन अवतार की, तो राजा बलि से भगवान विष्णु ने जो 3 पग भूमि मांगी थी, वो 3 पग भूमि यही मांगी थी, ये माना जाता है। जो 3 पग भूमि मांगी गई थी वो इसी जगह पे मांगी गई थी, ये माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड, 2 कुंड भी पड़ते हैं। इसमें से ब्रह्मकुंड आपका भागीरथी नदी की तरफ है, और वशिष्ठ कुंड आपका अलकनंदा नदी की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेंगे। और उसके अलावा एक चीज आपको याद ये रखनी है कि इस क्षेत्र में कौवे जो है वो नहीं मिलते हैं, कौवे नहीं पाए जाते, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं,
ठीक है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न आपको ध्यान में होगा कि ऊटपटांग से क्वेश्चन पूछने के लिए काफी फेमस है। और ऊटपटांग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का कौन सा इलाका कौवे नहीं पाए जाने के लिए फेमस है, तो वहां पे आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरे चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे यूके ट्रिपल एससी पूछ ले। तो ऐसे अगर कुछ ऊटपटांग से फैक्ट आपको कहीं मिलते हैं तो तुरंत अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे एक तरीके से आश्चर्य हो रहता है कि कौवे जो है वो यहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा ये मानते हैं कि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था तो फिर उसके बाद वो स्वयं यहाँ आए थे, तो यहाँ रघुनाथ मंदिर जो है वो भी है। अच्छा, रघुनाथ मंदिर जो है ये अपने आप में बहुत ही फेमस है। रघुनाथ मंदिर यहाँ जो बना हुआ है वो आपका यहाँ आपका कुमाऊं या उत्तराखंड शैली का मंदिर ना होकर के किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर द्रविड़ शैली का मंदिर है तो किसने बनाया होगा, आप गेस कर पा रहे होंगे। उत्तराखंड के अंदर ऐसे सारे मंदिर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। तो ये मंदिर भी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ही बनाया गया है। मैंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में इससे पहले आपको आदि शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ाया भी हुआ है। और आदि शंकराचार्य जी के बारे में अलग से भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आदि शंकराचार्य जी से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका अद्वैत दर्शन जो है वो क्या था, अद्वैत द्वैतवाद। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, उनके दर्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो वो कहना चाहते हैं, ऐसी सारी चीजें। उनकी जितनी रचनाएं हैं, जितनी कृतियां हैं, जो कुछ उन्होंने बनाया, वो सारा का सारा जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है, ठीक है, वो सारे याद कर लीजिएगा तो फायदे में आप रहेंगे। ठीक है, तो रघुनाथ मंदिर जो है वह यहाँ द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है ना, और उसके अलावा इसी मंदिर में जो उसका स्टार्टिंग है, प्रारंभ में ही मथुरा वैराणी जो है इनका एक लेख यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसे समझिए, जो मथुरा वैराणी है वो माधव सिंह भंडारी जी की पुत्र वधू मानी जाती है, मथुरा वैराणी। ठीक है, उसके अलावा अगर इन्हीं की बात की जाए तो इन्होंने जो लिखा है वो गढ़वाल राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में लिखा है। तो पृथ्वीपति शाह जो है उनके बारे में हमें देखने के लिए मिलता है मथुरा वैराणी के लेख में। और ये रघुनाथ मंदिर जो है, रघुनाथ मंदिर, उसी के प्रवेश द्वार पर ये आपको लेख मिलता है। ठीक है, तो मथुरा वैराणी का लेख कहाँ है? वो आपका रघुनाथ मंदिर के अंदर ही है, और ये आपका पड़ेगा टिहरी के अंदर। तो देवप्रयाग का जो इलाका है वहां ये आपका पड़ेगा। ठीक है, और पृथ्वीपति शाह के बारे में इसमें लिखा गया है, जो कि गढ़वाल के राज्यवंश के हुआ करते थे उनके उसमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे चंद्रबनी के बारे में। ठीक है, चलिए चंद्रबनी की तरफ चलते हैं। चंद्रबनी ये अपने आप में भी टिहरी श्रीनगर जो आपका रास्ता है उसमें पड़ता है, कांडी खाल के आसपास का इलाका यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चंद्रबनी जो आपका है, यहाँ पे एक बड़ा फेमस मंदिर है, सिद्धपीठ एक तरीके से आप कह सकते हैं, चंद्रवदनी। माँ चंद्रवदनी जो है उनका मंदिर है, माँ चंद्रवदनी का। और ये जो माँ चंद्रवदनी का जो मंदिर है ये आपका चंद्रकूट पर्वत पर पड़ता है। ठीक है, चंद्रकूट पर्वत जो है वहां पे पड़ेगा आपका चंद्रवदनी मंदिर, चंद्रकूट पर्वत पर पड़ेगा। ठीक है, और चंद्रकूट पर्वत पर जो है यहाँ पे अखंड ज्योत जो है वो जलती रहती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे एक प्राकृतिक श्रीयंत्र जो है वो भी मिलता है। और इसका नाम चंद्रवदनी जिसको हम कह रहे हैं, या जहाँ चंद्रवदनी माँ का मंदिर है, उसे जो है उत्तराखंड का वर्णन जिसमें सबसे ज्यादा मिलता है स्कंद पुराण के अंदर, वहाँ भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में चंद्रवदनी को भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्थान जो है ये काफी पौराणिक स्थान रहा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ चंबा एक जगह पड़ती है, काफी फेमस जगह है चंबा, अपने आप में गंगोत्री मार्ग पर पड़ती है, मसूरी के थोड़ा सा दूर है, नरेंद्र नगर से आपको मिल जाएगा। और नई टिहरी का जो फिक्स इलाका है वहां से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ आसपास में भागीरथी घाटी दिखाई देती है, हिमालय दिखाई देते हैं, मतलब अपने आप में काफी ज्यादा फेमस जगह भी है। दूसरी चीज ये फेमस है गबर सिंह नेगी इनके नाम से। गबर सिंह नेगी जो है उनको विक्टोरिया क्रॉस जो है वो मिला हुआ था। ये फेमस गबर सिंह नेगी जो है इसी क्षेत्र के थे, इनको मिला था विक्टोरिया क्रॉस। अब अगर ये विक्टोरिया क्रॉस के लिए फेमस थे और वो यहाँ से हैं तो इसलिए इन्हीं की याद में गबर सिंह नेगी जी जो है उनके नाम से, उनकी स्मृति में यहाँ हर साल 21 अप्रैल को मेला लगता है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका, गबर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस, और उनकी याद में जो मेला लगता है वो लगता है 21 अप्रैल को चंबा के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। फिर एक आपका धनौल्टी जो है वो पड़ता है। धनौल्टी कुछ टूरिस्ट स्टॉप और एक तरीके से आप कह सकते हैं अपनी पीस या शांति के लिए काफी फेमस है। यहाँ जंगल वगैरह मिलेंगे आपको। ठीक है ना, बाज है, देवदार है, इसके जंगल मिलते हैं, काफी फेमस जगह है अपने आप में। धनौल्टी भी लोग टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा जाते हैं। अगर सिंपली आपसे पूछे धनौल्टी कहाँ पड़ता है तब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए, केम्प्टी वाटरफॉल, इसका नाम आपने सुना ही होगा, केम्प्टी जलप्रपात काफी फेमस है।
और अगर आप इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो तकरीबन 1215 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई पड़ती है। ठीक है ना। टिहरी जिले के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है ये, और आसपास बहुत सारे पर्वत पड़ते हैं। तो केम्प्टी जलप्रपात या केम्प्टी वाटरफॉल आपका टिहरी में पड़ता है, बड़ा ही फेमस वाटरफॉल है। ठीक है ना। फिर बात करेंगे नरेंद्र नगर। मैंने आपको पहले ही बताया नरेंद्र नगर पहले यहाँ हेडक्वार्टर बना था, जब टिहरी जो है 2005 के अंदर डूबी थी। उसके बाद जो है हेडक्वार्टर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो कहाँ बना था, नरेंद्र नगर। बाद में फिर इसको क्या कर दिया गया, चेंज, नई टिहरी जो बनाई वहां। देखिए नरेंद्र नगर के अंदर आपको यहाँ टिहरी नरेश का महल एक देखने के लिए मिलेगा, और उसको हम अभी जिस नाम से जानते हैं वो आनंद स्पा, आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। ये आजकल आनंद स्पा है, पहले टिहरी नरेश का जो है महल जो है वो माना जाता रहा है। ठीक है ना। मुनि की रेती से लगभग 16 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है नरेंद्र नगर की। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए सुरकुंडा देवी जो है, सुरकुंडा देवी, सुरकुंडा देवी ये भी सिद्धपीठ है, जौनपुर ब्लॉक के अंदर आपका पड़ेगा। ये जौनपुर ब्लॉक याद रख लीजिएगा, ये आपका जौनपुर ब्लॉक के अंदर आपका पड़ेगा। ठीक है। अब सुरकुंडा देवी क्यों फेमस है, तो माना जाता है कि ये सिद्धपीठ पर जो माता सती है उनका सर जो है वो गिरा था। ये माना जाता है कि यहाँ माता सती का सिर जो है वो गिरा था, इसीलिए। और दूसरी चीज, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर सुरकुंडा देवी का मंदिर इकलौता मंदिर है जहाँ पे गंगा दशहरे के दिन मेला लगता हो। गंगा दशहरा होता है उस दिन मेला यहाँ पे लगता है। गंगा दशहरा जो होता है उस दिन यहाँ पे मेला लगता है, गंगा दशहरे के दिन। और ये इकलौता सिद्धपीठ है ऐसा पूरे उत्तराखंड का जहाँ पे गंगा दशहरे को मेला लगेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कौन से सिद्धपीठ में गंगा दशहरे को मेला लगता है, तो आपको सिंपली सुरकुंडा देवी याद रखना है, यहाँ लगता है। ठीक है ना, सुरकुंडा देवी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक जगह पड़ती है आपकी नाग टिब्बा। ठीक है। ये तकरीबन आपका 3048 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। 3048, 3048 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है। यहाँ ट्रैकिंग वगैरह वाले काफी जाते हैं, जिसको ट्रैकिंग वगैरह पसंद हो। ठीक है। मतलब रास्ते में जंगल वगैरह पड़ेगा आपका, और मतलब अपने अच्छे अच्छे दृश्य यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। तो हिमालय को देखने के लिए अक्सर लोग नाग टिब्बा जो है उसके ट्रैकिंग वगैरह के लिए फेमस है। फिर देखते हैं बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार ये एक तरीके से घनसाली वाला जो इलाका है, घनसाली ब्लॉक का जो इलाका है, यहाँ से तकरीबन 30 31 के आसपास आपका पड़ेगा घनसाली से बूढ़ा केदार। ठीक है। ये जो भगवान केदारनाथ हैं, भगवान केदारनाथ, उनसे जुड़ा हुआ है। भगवान केदारनाथ जो है उनका प्राचीन और भव्य मंदिर यहीं पर माना जाता है। बूढ़ा केदार के अंदर ही केदारनाथ जी का पुराना मंदिर जो है वो माना जाता है, बूढ़ा केदार, इसीलिए बूढ़ा केदार जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर बात करेंगे खतलिंग ग्लेशियर। इसको तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है। ठीक है। और एक तरीके से खतलिंग ग्लेशियर से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम है। तो खतलिंग ग्लेशियर से आपका कौन सी नदी निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर से आपका भिलंगना नदी निकलती है। ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से आपकी भिलंगना नदी जो है ये नदी निकलती है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इसी के दाई तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा दूध गंगा ग्लेशियर। यहीं पे आपको दूध गंगा ग्लेशियर भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर दूध गंगा ग्लेशियर पूछ ले तो भी टेंशन नहीं लेनी है, दूध गंगा ग्लेशियर भी आपको याद हो गया। ठीक है। दूध गंगा ग्लेशियर जो है वो भी यहीं पे पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ा सा और आप दाहिने आएंगे तो फिर आपको मिलेगी मसूर ताल। फिर आपको क्या मिल जाएगी, मसूर ताल। मसूरी मत कर दीजिएगा, मसूर ताल है। ठीक है। और ये खतलिंग से आपका लगभग ये वाली जो डिस्टेंस है बिलंगना से मसूर या खतलिंग, यहाँ से आप ये मान के चलिए ये लगभग 6 किलोमीटर का रेंज है आपका। 6 किलोमीटर के आसपास में ये आपका सारा पड़ जाएगा। ठीक है। फिर एक और फेमस जगह है विश्वनाथ गुफा। विश्वनाथ गुफा जो है ये आपका केदारनाथ रास्ता जो है वहां पे पड़ेगी, विश्वनाथ पर्वत गुफा। और ये क्यों फेमस है, इसको जितना इंपॉर्टेंट बना दे उतना है। विश्वनाथ गुफा मानी जाती है, जो आदि शंकराचार्य जी रहे हैं उन्होंने तपस्या जो है वो यहीं पे की थी। ठीक है। और विश्वनाथ जी जो है उनका प्रादुर्भाव भी यहीं हुआ था, ये भी माना जाता है। उसके अलावा गुरु वशिष्ठ जो है उनकी तपस्थली भी मानी जाती है। बट मेजरली आपको विश्वनाथ गुफा याद रखनी है तो आदि शंकराचार्य से याद रखिएगा, उनके लिए फेमस है और पूछी भी जा सकती है। ठीक है। तो ये लगभग आपका हमने एक और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर लिया। अगला जो आपका डिस्ट्रिक्ट आने वाला है वो आएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। तो अगली हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल के ऊपर। पौड़ी गढ़वाल के अंदर आपको ठीक ठाक चीजें मिल जाएंगी, तो हम पौड़ी गढ़वाल की बात कर लेंगे। उसके अलावा अभी टिहरी की बात करें तो अगर टिहरी को आप देखें तो टिहरी, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, एक मिनट, टिहरी की बात कर लेते हैं। चलिए,
थोड़ा सा टिहरी के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि टिहरी अपने आप में काफी फेमस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका टिहरी जो है वो देखने के लिए मिलेगा आपको। टिहरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। टिहरी के अंदर आपको यहाँ मिलेगा नेशनल हाईवे 58, नीचे साइड वाले रीजन में नेशनल हाईवे 58, ठीक है, नेशनल हाईवे 58, ठीक है ना। फिर इस तरीके से प्रतापनगर से थोड़ी दूरी में आपको मिल जाएगा न्यू टिहरी। न्यू टिहरी के पास में ही आपको चंबा जो है वो मिल जाता है, चंबा यहीं पे है, ठीक है ना। चंबा वाला इलाका आपको मिल जाएगा। यहाँ ऊपर उत्तरकाशी आपका पड़ता है, यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग पड़ता है इस तरफ, और यहाँ आपका देहरादून पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पड़ेगा आपका, देहरादून जो है वो पड़ जाएगा। तो इतना लगभग काफी है पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ खास है नहीं। वहाँ ऊपर को ग्लेशियर वगैरह वाला रीजन पड़ता है, बेलबाग वाला, ठीक है। यहाँ सेम मुखेम वाला इलाका पड़ जाएगा आपका इस तरफ को, ठीक है। नैनबाग वाला इलाका लास्ट में पड़ेगा। देहरादून के बॉर्डर की तरफ आप चलेंगे तो धानतोली मिलेगा आपको, देवताओं का मंदिर वगैरह मिल जाएगा। नरेंद्र नगर यहाँ नीचे की साइड आपका पड़ेगा, और यहाँ रुद्रप्रयाग से नीचे को आकर के फिर आपका पड़ेगा यहाँ पे नेशनल हाईवे 58 जो गुजरता है, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देवप्रयाग आपको मिल जाएगा। ये भी लगभग बॉर्डर वाला जो इलाका है वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आराम से नेशनल हाईवे 58 जो है उसी में बिल्कुल देवप्रयाग है। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जो है वो लगा पाएंगे इसका, ठीक है ना। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया न्यू टिहरी वगैरह के बारे में, तो वो हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आपका टिहरी गढ़वाल वाला जो इलाका है वो आपका लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे अगला जो है वो पौड़ी गढ़वाल के बारे में बात करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में भी थोड़ा बहुत आपका है, और पौड़ी गढ़वाल खत्म करने के बाद फिर हम कुमाऊं की तरफ आ जाएंगे, और अगला डिस्ट्रिक्ट आपका फिर नैनीताल रहेगा, ठीक है। उसको फटाफट खत्म करते हैं, और लैब असिस्टेंट की क्लासेस भी जल्दी चलेंगे। और कोशिश मैं ये करूंगा कि उत्तराखंड के अलावा आपकी जो जीएस की क्लासेस है वो भी मैं अलग से कुछ दिन चला लूँ, जिससे कि जितना जल्दी हो सके आपका यहाँ के टॉपिक्स, स्पेशली पुलिस वाले जो टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाए, तो हम लोग जल्दी इसको निपटा लेंगे। और उसके अलावा रीजनिंग की जो क्लासेस हैं मैं कोशिश करूंगा रीजनिंग की क्लासेस भी अलग शेड्यूल हो जाए आपकी, तो एक टाइम टेबल जो है अलग से बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें लगभग डेली आपकी रीजनिंग हो जाए, यूके हो जाए, और एक्स्ट्रा जीएस और हिंदी हो जाए। तो अगर ऐसा हो पाएगा तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो पाएगी ये क्लासेस तो जल्दी ही हम आपकी ये सारी क्लासेस पर डे के हिसाब से कर लेंगे। तो उससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा कि जो आपका क्लासेस हैं वो जल्दी निपट जाएंगी, और एग्जाम तक सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ और अगर आप चाहते हैं कि ऐड करना तो बता दीजिए, इस नंबर पे अपना नाम भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं गाइस। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।